वेलकम बैक एवरीबॉडी। हम आपके साथ बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की, और मौलिक अधिकारों पे हमने बहुत सारे आपको शॉर्ट्स भी बनाए, वीडियो भी बनाए हैं। और अगर आप इन वीडियोस को देखेंगे, क्योंकि हमने इनको कम समय में बनाया है ताकि वो बोरिंग ना हो जाए या आपको बहुत ज़्यादा समय उस टॉपिक को समझने में देना पड़े, तो छोटे छोटे उसमें हमने मुद्दे डिस्कस किए हैं। और उससे सबसे बड़ी बात क्या है, इन टॉपिक्स के साथ हमने जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं या डिजिटल गाइडलाइंस आ रही हैं जैसे अभी डीप फेक वीडियो पे भारत सरकार की गाइडलाइंस आ गई हैं, ठीक है, या बच्चों के लिए NCPCR की गाइडलाइंस आ गई हैं, मतलब बच्चों को डिजिटल वर्ल्ड में कैसे सुरक्षित रखना, वो सारी चीज़ें हम अपनी वीडियोस में अपडेट करते रहते हैं। इससे अगर आप अपडेटेड चीज़ें अपने उत्तर में लिखते हैं तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आपका आंसर एक तो करंट बेस्ड हो जाता है, दूसरा ये माना जाता है कि उसको हम जैसे ना कहते हैं जीवंत हो जाता है, जीवंत। तो इवन आप लास्ट दिन तक मेंस के तक, क्योंकि मेंस तो आने ही वाला है, ठीक है, जून चल रहा है, तो अगस्त में मेंस की संभावना मुख्य UPSC मेंस होने की। तो इवन लास्ट दिन मेंस का पेपर देने के से पहले भी अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, GS का पेपर होने से एक दिन पहले भी अगर आपको कोई न्यूज़ मिलती है, कोई यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट मिलती है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मिलती है, नीति आयोग की रिपोर्ट मिलती है, और उसमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है कि जो आप अपने उत्तर में मेंशन कर सकें, तो ज़रूर उसको मेंशन करके आइए, डेट सहित मेंशन करके आइए। ठीक, जैसे कि आपसे मैंने कहा कि UPSC एग्ज़ाम इज नॉट सर्च ऑफ द स्कॉलर्स, इट इज़ सर्च ऑफ द एक्टिव ब्रेन्स। ठीक, कितना वो एक्टिव है माइंड, कितना एक्टिव माइंड का है लड़का, इस चीज़ को जज किया जाता है। ठीक है, तो आप अपने आसपास की जो जानकारी है उसको किस प्रकार से एसिमुलेट करते हैं, अपने जीवन के दैनिक जीवन की जुड़ी हुई घटनाओं को कैसे अपने नॉलेज के साथ आप एसिमुलेट करते हैं, जोड़ते हैं, ये आपके एक्टिव ब्रेन होने का एक प्रमाण होता है। तो डोंट एवर फॉरगेट टू मेंशन द लेटेस्ट हैपनिंग्स अराउंड यू इन योर मेंस आंसर्स। ठीक है, इससे आपके उत्तर में मौलिकता, जीवंतता का समावेश होता है। बात कर रहे थे आपके साथ अनुच्छेद 26 की, अनुच्छेद 26 और वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 50 साल पहले, 75 साल पहले जो संविधान हमने लिख लिया था, वो आज कितना उपयोगी है, उसके अनुच्छेदों की जो व्याख्या होती है वो आज के संदर्भ में होती है। इसको कहते हैं हम डायनामिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरियस आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप में ये क्षमता होनी चाहिए कि डायनामिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकें। जब आप मूल संविधान के या मौलिक संविधान के अनुच्छेदों को आज के संदर्भ में जोड़कर पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आप जो रिक्वायरमेंट है डायनामिक इंटरप्रिटेशन की, उस पर आप आ जाते हैं। ठीक है, उस स्पेक्ट्रम में आप आ जाते हैं कि आप डायनामिक इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने लग जाते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि भाई अनुच्छेद 26 से आप कोई कई लड़की कहेंगे सर अनुच्छेद 26 तो इतना इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। हाँ, निश्चित रूप से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आर्टिकल 14, 13 है, उतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है, या आर्टिकल 21 है, उतना भी इम्पॉर्टेंट ये 26 नहीं। बट इससे जुड़ी हुई जो लेटेस्ट हैपनिंग है वो आपको उसके कारण इसको पढ़ना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि जो लेटेस्ट हैपनिंग है, जो आज के डेट में जो घट रहा है, उसका इस अनुच्छेद से संबंध है, तो आपको निश्चित रूप से अनुच्छेद पढ़ना चाहिए। और ये मान के चलिए कि इस पर आपको मेंस में क्वेश्चन मिल सकता है, लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज आती है। सो अनुच्छेद 26 क्या कहता है? अनुच्छेद 26 ये कहता है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने धर्म की संस्थाओं को बनाए रखने और प्रबंधन करने का अधिकार होगा। ठीक है, वो अपने इन अल्पसंख्यक संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, चल या अचल संपत्ति खरीद सकते हैं, ठीक है, और जैसे मर्जी वैसे वो उसको मैनेज कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 ये कहता है, इसे हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं। ये सामूहिक स्वतंत्रता देता है आपको, सामूहिक रूप से अपने धर्म की जो संपत्तियाँ हैं उसके प्रबंधन का ये देता है। अब क्या हुआ कि वक्फ संशोधन अधिनियम आया 2025 में। ठीक है, इसको लेकर के प्रश्न क्या आया, आप पहले प्रश्न को देखिए कि क्या प्रश्न इस पर आया है। एक मतलब हम जैसे गेस क्वेश्चन बनाते हैं ना, एक मानक प्रश्न बनाते हैं, वो ये प्रश्न है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को विधायी साम्राज्यवाद
ठीक है, लेजिस्लेटिव इम्पीरियलिज्म की संज्ञा देना कहाँ तक उपयुक्त है? क्या आप मानते हैं यह अधिनियम अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन करता है? टिप्पणी करें। तो अगर आप ऐसी क्वेश्चंस को मेंस में बैठने से पहले लिख लेंगे 200 वर्ड में, तो आपको टॉपर बनने से कौन रोक सकता है? जिसने लिखा वो टॉप कर गया। यूपीएससी मेंस का तो जादू यही है कि जिसने लिखा वो टॉपर बना। ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए कि अनुच्छेद 25 के 26 और 25 से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को विधायी साम्राज्यवाद, आप वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, विधायी साम्राज्यवाद लेजिस्लेटिव इम्पीरियलिज्म की संज्ञा देना कहाँ तक उपयुक्त है? क्या आप मानते हैं कि यह अधिनियम अनुच्छेद 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन करता है? ठीक, अब आप लिख के देखिए। अगर आप लिख पाते हैं तो मान लीजिए कि मेंस में जीएस में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, बहरहाल मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि अनुच्छेद 26 में ये बातें कही गई हैं निश्चित रूप से, और अनुच्छेद 26 अपने धर्म से संबंधित मामलों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने का अधिकार देता है, और कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति का प्रशासन का उसको अधिकार है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती, ऐसा इस अनुच्छेद की व्याख्या की गई है। लेकिन जो वक्फ संशोधन अधिनियम है, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें ये प्रावधान किया गया है जो सबसे ज़्यादा आलोचना जिसकी हुई है, जिस पे बहस भी हुई सुप्रीम कोर्ट में। आप तो जानते हैं सुप्रीम कोर्ट से ये जा चुका है। अब कोई भी कानून बनता है तो संसद के द्वारा बनाया जाता है, तो उसके एक न एक बार तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जांच पड़ताल करी ही जाती है। तो केवल राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से आज की डेट में कानून नहीं बन जाता भारत में। जो न्यायपालिका का नोड ऑफ एक्सेप्टेंस है वो एक मायने रखता है आज के डेट में। चलो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। कानूनों की एक बार और अच्छे से समीक्षा हो जाती है ताकि वो धरातल पर और अच्छे से लागू हो सके। तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसको हरी झंडी दे दी है इस कानून को। बट विवाद का जो कारण है मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या किया गया था कि जो वक्फ की संपत्तियों का सर्वे का अधिकार है वो बोर्ड से हटा करके जिला कलेक्टर को दे दिया गया था। अब जिला कलेक्टर जो IAS होता है वो तो सरकारी कर्मचारी है। ठीक है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो जैन भी हो सकता है, वो बौद्ध भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि माइनॉरिटी का ही हो, केवल कि वो मुसलमान ही हो। ठीक है, तो इस कारण से उसको लेकर के जो मुस्लिम समुदाय था उनके अंदर एक ये प्रश्न उठा है कि ये हमारे धार्मिक अधिकार का अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है, और सर्वोच्च न्यायालय में बात कही भी थी। ठीक, तो कलेक्टरों को सर्वे करने का अधिकार जैसे कि उम्मीद करके पोर्टल जारी किया गया है, तो सरकार ने ये कहा है कि जो वक्फ है उसको केवल अनप्रोफेशनल लोग मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास हजारों करोड़ की संपत्तियाँ हैं वक्त। ठीक है, तो उनको कुछ सामान्य रूप से जो शिक्षित लोग हैं, मदरसा एजुकेटेड जो लोग हैं, ठीक है, जो कि जो हमारे जो मुस्लिम समुदाय की जो शिक्षा मुख्यतः होती है वो मदरसों में होती है। ठीक है, और कुछ उसके बाद कुछ और अच्छे पढ़े भी होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह सब भी होते हैं। लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है भाई, जो वक्त की संपत्ति का प्रबंधन करेगा मोस्टली उसको वो एक रिलीजियस बैकग्राउंड का व्यक्ति होगा। वो किसी मस्जिद का मौलवी या मदरसे का कोई मतलब बड़ा शिक्षक होगा। ठीक है, तो बट उसको पास रिलीजियस नॉलेज तो होगा, इसमें तो कहीं कोई शक ही नहीं है। बहुत हाई क्वालिटी का रिलीजियस नॉलेज होगा। ठीक है, उनकी जो शरीयत का है वो सारा उसको नॉलेज होगा। बट इसके अलावा इतनी लार्ज स्केल का जो लैंड मैनेजमेंट है, लार्ज स्केल का जो डेटा मैनेजमेंट है, इसके लिए तो हमें प्रोफेशनल लोग चाहिए होंगे ना, जो इसका डाटाबेस तैयार कर सकें, डाटा की निगरानी कर सकें। तो इसलिए हमने इसमें कलेक्टर साहब को भूमिका दी है। ठीक है, हर ज़िले में, क्योंकि कलेक्टर क्या होता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से ही इसको क्या कहा जाता है कि फोर्थ लेयर ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो अंग्रेज़ों ने जब कलेक्टर इंस्टीट्यूशन सृजित किया था 1776 में, तो पहले कलेक्टर होता था, उसके ऊपर गवर्नर ऑफ द स्टेट होता था प्रोविंस का, उसके बाद गवर्नर जनरल होता था, और सबसे ऊपर भारत सचिव होता था। ठीक है, इंडिया सेक्रेटरी फॉर इंडिया होता था। तो आज भी भारत का प्रशासन का जो मूल ढांचा है वो लगभग वैसे ही बना हुआ है। और आज भी कलेक्टर क्या है कि एक बहुत जिला स्तर पर एक जिला सरकार का मुखिया होता है। तो इस तरह से
इसकी जो इससे जुड़ी हुई जो बहुत सारी आशंकाएँ थी, जब चर्चा हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार की ओर से उन सारी शंकाओं का निराकरण किया गया था और सुप्रीम कोर्ट में उन सारी तर्कों को सुना गया था और जो उनकी शंकाएँ थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया था और अब ये जो है लागू हो रहा है और ये माना जा रहा है कि मैनेजकरण की रिक्वायरमेंट ऑफ द कंटेम्प्रेरी टाइम, आज की आवश्यकताओं को देखते हुए इसमें सरकारी कर्मचारियों को लाना ज़रूरी है और अल्पसंख्यक समाज ने भी इसको के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उन्होंने भी इसको लगभग स्वीकार कर लिया है। तो इस प्रकार के जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस पर आप क्वेश्चंस करते रहिए, बनाते रहिए। मैं एक क्वेश्चन इसमें आपको दे देता हूँ, आप इस पर बात करिएगा। इस पर पहले एक क्वेश्चन मैंने दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ बोर्ड धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन के बीच बहस मूल रूप से धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वायत्तता बनाम राज्य द्वारा नियंत्रण का मुद्दा है। टिप्पणी करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से सुन लीजिए। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता और वक्फ बोर्ड धार्मिक संपत्तियों के प्रबंधन के बीच बहस मूल रूप से धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वायत्तता और राज्य के द्वारा नियमन का मुद्दा है। टिप्पणी करें। थैंक यू।